नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जितना जल्दी हो सके मंजूरी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडियाज ट्राइस्ट विद अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक पेपर जारी किया। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली यानी NGDRS को अपनाया है। NARCL ने मार्च 2023 तक 21,000 करोड़ रुपए के तनावग्रस्त ऋणों का अधिग्रहण किया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विश्व सैन्य व्यय के रुझान रिपोर्ट 2022 जारी की। यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ओस्टेंड में आयोजित दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जितना जल्दी हो सके मंजूरी देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश इसलिए जारी किया है क्योंकि तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्यपाल की मंजूरी के लिए बड़ी संख्या में विधेयक लंबित हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के परंतुक 1 का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यथाशीघ्र अभिव्यक्ति के महत्वपूर्ण संवैधानिक निहितार्थ हैं, इसलिए संवैधानिक पदधारकों को इस अभिव्यक्ति को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 200 स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि राज्यपाल को धन विधेयकों के अलावा अन्य विधेयकों को यथाशीघ्र सदन या सदनों को इस संदेश के साथ वापस लौटाना चाहिए कि प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार किया जाए। राज्यपाल की किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने की शक्ति है। इसके तहत साधारण विधेयक को एक सदनीय या द्विसदनीय विधायिका द्वारा पारित किए जाने के बाद जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं। ये विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है और तब विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेता है तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। इसके अलावा सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। यदि विधेयक को सदन द्वारा संशोधनों के साथ या फिर बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल के पास भेजा जाता है उसकी सहमति के लिए, तब राज्यपाल को विधेयक पर अपनी सहमति अवश्य देनी होगी। और इस तरह से राज्यपाल को केवल निलंबनकारी वीटो यानी सस्पेंसिव वीटो प्राप्त होती है। साधारण विधेयक के मामले में राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है और इसके बाद विधेयक को अधिनियमित करने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रहती है। लेकिन वहीं अगर हम धन विधेयक की बात करें तो जब धन विधेयक एक सदनीय या द्विसदनीय विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 3 विकल्प होते हैं। ये विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है और तब विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। ये विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, तब विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बनता है। इसके अलावा ये राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख लेता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इंडियाज ट्राइस्ट विद अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक से एक पेपर जारी किया। चक्रीय अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जहां उत्पादन के साधनों को इनपुट के फिर से उपयोग और पुनर्चक्रण के आसपास संगठित किया जाता है। इसका उद्देश्य उत्पादन के संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके को बढ़ावा देना होता है। भारत का मौजूदा आर्थिक मॉडल काफी हद तक रैखिक है। इसमें संसाधनों को प्राप्त किया जाता है, प्रसंस्कृत किया जाता है और उत्पादों में रूपांतरित किया जाता है। अंत में इन उत्पादों को उपभोक्ताओं को बेच दिया जाता है। बाद में उत्पादों को अपशिष्ट के रूप में त्याग दिया जाता है। इससे हर साल 62 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है और ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हैं। भारत के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व इसलिए है क्योंकि नकारात्मक बाह्य कारकों जैसे कि ध्वनि या वायु प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अपशिष्ट में कमी आती है और साथ ही उत्पादन के संधारणीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके अपनाना सुगम हो जाता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था आय में वृद्धि करने में योगदान देती है। चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने से 2030 तक वार्षिक 14 लाख करोड़ रुपए के मूल्य सृजन का अनुमान है। इसके अलावा ये संसाधनों पर निर्भरता कम करती है। इससे लागत में जो बचत होगी वो 2030 तक वर्तमान भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के 11% के बराबर होगी। चक्रीय अर्थव्यवस्था हासिल करने में कई चुनौतियां हैं, जैसे कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था अपर्याप्त है, पुनर्चक्रित उत्पादों की उपलब्धता सीमित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए कई नीतिगत सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्तर के विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की जरूरत है, निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को स्थापित करने की जरूरत है,
फिर से उपयोग, मरम्मत और पुनर्चक्रित किए गए उत्पादों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019 घोषित की गई है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2016 में अटल नवाचार मिशन की शुरुआत की गई थी और वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रिफ्यूज यानी कि अस्वीकृति, जिसमें कि कच्चे माल का अधिग्रहण और रिसाइकलिंग एंड लाइफ ऑफ ट्रीटमेंट यूज किया जाएगा। डिजाइन के संबंध में सुधार लाने की जरूरत है और उत्पादन और पुनः उत्पादन को कम करने की जरूरत है, यानी रिड्यूस। इसके अलावा परिवहन, वितरण, उपभोग, उपयोग, पुनरुपयोग और मरम्मत, ये सब रीयूज के अंतर्गत आएंगे। साथ ही संग्रह की गई चीजों का रिसाइकल और न्यूनतम अपशिष्ट के साथ अंतिम गंतव्य तक पहुंचाना, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था 5R पर आधारित है। और आइए अब बात करते हैं भूमि अभिलेखों की। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली को अपनाया है। NGDRS यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। ये पंजीकरण प्रणाली के तहत एक संस्थानिक एडवांस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया है। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और कॉन्फ़िगरेबल है, साथ ही देश में राज्य विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल भी है। NGDRS का उद्देश्य दस्तावेजों से संबंधित कार्य करने वाले अधिकारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। साथ ही दस्तावेजों के पंजीकरण के कार्य में आने वाली लागत, लगने वाले समय, बार बार सरकारी कार्यालय आने जाने और प्रक्रियाओं में कमी करती है। परिसंपत्ति मूल्यांकन और ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की सुविधा प्रदान कर नागरिकों को सशक्त बनाती है। साथ ही विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या यानी ULPIN या भू आधार को 26 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों ने अपना लिया है। साथ ही 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका प्रायोगिक परीक्षण पूरा हो चुका है। ULPIN डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। ये किसी भूखंड को आवंटित एक 14 अंकीय पहचान संख्या है। भूखंड की पहचान भूखंड के देशांतर और अक्षांश निर्देशांकों पर आधारित होती है। इसके अलावा ये कार्य विस्तृत सर्वेक्षणों और जियो रेफरेंस्ड भू संपत्ति मानचित्रों पर निर्भर करता है। इन्हें कैडेस्ट्रल मैप्स भी कहा जाता है। ये सभी राज्यों में एक समान मानकों पर आधारित हैं। इस प्रणाली में भूमि अभिलेखों को आसानी से साझा करने योग्य बनाया गया है। साथ ही ये सरकारी भूमि की रक्षा करती है और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। भूमि संसाधन विभाग डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2016 से लागू कर रहा है। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। DIL RMP के 3 मुख्य घटक हैं: भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण और पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण। NGDRS का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये समय की बचत करता है। इसमें सिंगल विंडो अपॉइंटमेंट और ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया है। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पूरा डेटाबेस क्लाउड सर्वर पर स्टोर किया जाता है और डैशबोर्ड रियल टाइम डेटा प्रदान करता है। इसके अलावा न्यूनतम इंटरफेस सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में आना जाना कम करती है तथा ऑनलाइन प्रश्न और उत्तर की सुविधा प्रदान करती है। धोखाधड़ी वाले लेन देन की रोकथाम, दस्तावेजों के विवरण को ऑनलाइन अपलोड किया गया और शुल्क की स्वचालित गणना, सॉफ्टवेयर द्वारा स्टाम्प शुल्क और अन्य शुल्कों का सटीक मूल्यांकन किया जाता है। इसके लिए परिसंपत्ति के पते के विवरण का उपयोग किया जाता है। और आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की। NARCL ने मार्च 2023 तक 21,000 करोड़ रुपए के तनावग्रस्त ऋणों का अधिग्रहण किया है। ये पेपर 3 का टॉपिक है और क्योंकि NPA इस वक्त काफी चर्चा में है, इस वजह से ये खबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड या फिर बैड बैंक एक कॉर्पोरेट संरचना है। ये बैंकों की जोखिम भारित परिसंपत्तियों को एक अलग इकाई के अधीन लाता है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। बैड बैंक बैंकों से 500 करोड़ रुपए से ज्यादा के NPA खातों को अधिग्रहण करेगा। ये लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का अधिग्रहण करेगा। बैड बैंक तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को 15% अग्रिम नकद भुगतान और 85% प्रतिभूति रसीदों के माध्यम से अधिग्रहित किया जाएगा। प्रतिभूति रसीदों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी NPAs को हस्तांतरित करने वाले ऋणदाताओं को जारी करती है। सरकार इन रसीदों के अंकित मूल्य के लिए गारंटी प्रदान करती है। बैड बैंक को एक परिसंपत्ति
परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में RBI के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इसका गठन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। बैड बैंक को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित किया गया है। इसमें 51% हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की है। जनवरी 2023 में बैड बैंक ने ऋणदाताओं से अपनी पहली तनावग्रस्त परिसंपत्ति JP इंफ्राटेक का अधिग्रहण कर लिया है। बैड बैंक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करता है और साथ ही वित्तीय प्रणाली की स्थिरता और दक्षता में सुधार करता है। ये MSMEs के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर प्रदान करता है क्योंकि ये केवल उन्हीं NPAs के मामलों को देखता है जहां बैंकों का कुल एक्सपोजर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अगली खबर है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने विश्व सैन्य व्यय के रुझान रिपोर्ट 2022 को जारी किया है। SIPRI स्वीडन स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। ये संघर्ष, आयुध, शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में अनुसंधान के प्रति समर्पित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में 5 सबसे बड़े सैन्य व्ययकर्ता देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत और सऊदी अरब थे। कुल वैश्विक सैन्य व्यय में इन देशों की हिस्सेदारी 63% है। भारत 81.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य व्यय के साथ 2022 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा व्ययकर्ता था। वर्ष 2022 में कुल वैश्विक सैन्य व्यय रियल टर्म्स में 3.7% बढ़कर 2,240 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। ये वैश्विक GDP का 2.2% हिस्सा है। रियल टर्म्स एक ऐसे मूल्य को दर्शाता है जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया गया है। अब ये जो व्यय बढ़ा है इसके पीछे कारण ये भी है 2022 में सैन्य व्यय में वृद्धि का एक प्रमुख कारण है यूक्रेन पर रूस द्वारा किया गया आक्रमण। आपको बता दें कि भारतीय सैन्य बजट में कार्मिक व्यय यानी वेतन और पेंशन सबसे बड़ा व्यय वर्ग रहा है। ये कुल सैन्य व्यय का लगभग 50% हिस्सा है। पूंजीगत परिव्यय पर भारत का व्यय 2022 में कुल सैन्य व्यय का 23% था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 16,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारत ने 2025 तक 35,000 करोड़ रुपए के वार्षिक रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादों में डॉर्नियर 228, 155 मिलीमीटर एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। और आइए बात करते हैं सरकार द्वारा रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में। आईडेक्स यानी रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, मेक इन इंडिया, पुर्जों और घटकों या फिर प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण या प्रमुख प्लेटफॉर्म्स और उपकरणों के निर्यात के लिए 3 ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस की अधिसूचना। वर्ष 2022 में सबसे ज्यादा सैन्य व्यय करने वाले 15 देशों की वैश्विक सैन्य व्यय में हिस्सेदारी की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका 39%, चीन 13%, रूस 3.9%, भारत 3.6%, सऊदी अरब 3.3%, यूनाइटेड किंगडम 3.1%, जर्मनी 2.5%, फ्रांस 2.4%, दक्षिण कोरिया 2.1%, जापान 2.1%, यूक्रेन 2%, इटली 1.5%, ऑस्ट्रेलिया 1.4%, कनाडा 1.2%, इजराइल 1% और अन्य 18%। यूरोपीय देशों ने बेल्जियम के ओस्टेंड में आयोजित दूसरे उत्तरी सागर शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उत्तरी सागर सम्मेलन का उद्देश्य 2050 तक उत्तरी सागर को यूरोप का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाना है। इसके लिए उत्तरी सागर की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता को 2030 तक 120 गीगावाट और 2050 तक 300 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। इस दूसरे शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के 7 सदस्य देशों बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड तथा 2 गैर यूरोपियन यूनियन देशों नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम ने भाग लिया था। वर्ष 2022 में डेनमार्क में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन के अंत में बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड ने एसबियर्ग घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एसबियर्ग घोषणा पत्र का उद्देश्य उत्तरी सागर को यूरोप के ग्रीन पावर प्लांट के रूप में विकसित करना है। ये एक अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली पर आधारित है। घोषणा पत्र में 2030 तक 150 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता और 20 गीगावाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में पवन ऊर्जा की बात करें तो रेन 21 रिन्यूएबल्स 2022 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के मुताबिक पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। फरवरी 2023 तक भारत की कुल संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता लगभग 42 गीगावाट थी। राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति 2018 में बड़ी ग्रिड से जुड़ी पवन सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये
पूर्व में नॉर्वे और डेनमार्क, पश्चिम में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड तथा दक्षिण में जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच स्थित है। ये डोवर जल संधि और इंग्लिश चैनल द्वारा अटलांटिक से जुड़ा हुआ है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। ऑपरेशन कावेरी। भारत ने युद्धग्रस्त सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। वैगनर ग्रुप रूस का एक निजी सैन्य संगठन है। इस समूह का उपयोग कई देशों में सैन्य अभियानों में किया गया है। इस ग्रुप पर येवगेनी प्रिगोजिन का स्वामित्व है और ये इसी के द्वारा वित्त पोषित है। प्रिगोजिन एक व्यवसायी है जिसके रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रिगोजिन यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भाड़े के सैनिकों की भर्ती, उपयोग, वित्त पोषण और प्रशिक्षण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार भाड़े के ऐसे सैनिकों की गतिविधियों के लिए राज्यों को जिम्मेदारी वहन करनी होगी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और जिनसे संप्रभुता, समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, देशों की क्षेत्रीय अखंडता और लोगों के आत्मनिर्णय के समक्ष खतरा पैदा होता है। अगला टॉपिक है प्राइस कैप कोएलिशन, पीसीसी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गठबंधन है। पीसीसी ने रूसी तेल के निर्यात पर प्रति बैरल $60 के प्राइस कैप पर सहमति व्यक्त की है। पीसीसी ने अपने बाजार में रूसी तेल और तेल उत्पादों के आयात पर सामूहिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इंडिया हैंडमेड पोर्टल। इस ई कॉमर्स पोर्टल को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र के लिए विकसित किया है। हथकरघा हाथ से संचालित करघे का उपयोग करके कपड़ा बुनने की प्रक्रिया है। इसके विपरीत हस्तशिल्प पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करके कुशल शिल्पियों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। इंडिया हैंडमेड पोर्टल वस्त्र, गृह सज्जा, आभूषणों, अन्य साजो सामान सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करवाता है। ये पोर्टल कुल 62 लाख बुनकरों और शिल्पियों को भविष्य के ई उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करेगा। ये पोर्टल बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करेगा और साथ ही 35 लाख से अधिक हथकरघा बुनकरों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों के उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराएगा। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमारे चारों ओर की वायु में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वर्तमान तापमान पर वायु द्वारा वहन की जा सकने वाली जलवाष्प की कुल मात्रा और वायु में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की माप को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। वायु की सापेक्ष आर्द्रता जितनी ज्यादा होती है उसमें उतनी ही अधिक जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता की बात करें यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये वायु और जलवाष्प के मिश्रण के एक निश्चित आयतन में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है। इसे किलोग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये वायु के निश्चित भार और उसमें मौजूद जलवाष्प के भार का अनुपात है। इसे विमाहीन संख्या यानी डायमेंशनलेस नंबर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला टॉपिक है ताले वन्यजीव अभ्यारण्य। शोधकर्ताओं ने अरुणाचल प्रदेश के ताले वन्यजीव अभ्यारण्य में पतंगे यानी मोथ की एक नई प्रजाति की खोज की है। ये प्रजाति जीनस पायरोसोमा से संबंधित है। ताले वन्यजीव अभ्यारण्य सुबनसिरी, सिपू और पांगे नदियों के बीच स्थित है। ये अभ्यारण्य 2000 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले घने वनों से आच्छादित पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसमें उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, समशीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन और समशीतोष्ण शंकुधारी वन है। यहाँ की जैव विविधता में क्लाउडेड लेपर्ड, हिमालयी काला भालू, भारतीय हाथी और उड़ने वाली गिलहरी शामिल है। राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग पहल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की टेली मानस हेल्पलाइन ने 1 लाख से ज्यादा कॉल प्राप्त करके एक रिकॉर्ड बनाया है। टेली मानस हेल्पलाइन 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर शुरू की गई थी। टेली मानस का लक्ष्य देश भर में निःशुल्क 24 घंटे टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ये विशेष रूप से सुदूर और सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में लोगों को सेवाएं प्रदान करेगी। इसका नोडल केंद्र राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान यानी निम्हांस बेंगलुरु है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT बेंगलुरु और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र इसे तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। अगला टॉपिक है अधिसूचित रोग यानी नोटिफिएबल डिजीज। पूरे भारत में मलेरिया को एक अधिसूचित रोग घोषित किया जा सकता है। एक अधिसूचित रोग कोई भी ऐसा रोग है जिसके तहत सरकारी अधिकारियों को कानूनी रूप से उस रोग के बारे में सूचित करना जरूरी होता है। इसमें अधिकारियों को रोग की निगरानी करने की अनुमति होती है। साथ ही संभावित प्रकोपों की प्रारंभिक चेतावनी भी जारी की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 1969 के अंतर्गत
उसे रोग की सूचना देने की जरूरत होती है। इससे WHO को रोग की वैश्विक निगरानी करने और सलाहकार भूमिका निभाने में मदद मिलती है। केंद्र सरकार ने हैजा, कुष्ठ रोग, मेनिंजाइटिस, पर्टुसिस यानी कि काली खांसी, प्लेग, टीबी, एड्स, हेपेटाइटिस आदि कई रोगों को अधिसूचित रोग घोषित किया है। किसी भी रोग को अधिसूचित करने और उसके क्रियान्वयन का दायित्व राज्य सरकार का होता है। सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन, प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट यानी सुप्रीम। सुप्रीम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जिसके तहत मौजूदा विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं की कार्यात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मरम्मत या उन्नयन या रखरखाव या रेट्रोफिटिंग या अतिरिक्त संलग्नक प्राप्त करने के लिए संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वित्त पोषण का प्रारूप सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों को 75 और 25 के अनुपात में तथा राज्य वित्त पोषित संस्थानों को 100% वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत सहायता 3 साल के लिए दी जाएगी। विश्लेषणात्मक उपकरण आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में नमूना विश्लेषण के माध्यम से अनुसंधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। और आइए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर से जुड़े एक महत्वपूर्ण पहलू की। जफर महल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली में स्थित जफर महल में संरक्षण कार्य शुरू करने की योजना बनाई है। जफर महल का निर्माण मूल रूप से 1820 ईस्वी में अकबर शाह द्वितीय ने करवाया था। इसका विस्तार अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के शासनकाल के दौरान किया गया था। तब एक प्रवेश द्वार जिसे हाथी गेट के नाम से जाना जाता है, इसके समेत कुछ नई संरचनाएं बनाई गई थी। ये महल लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसमें मोती मस्जिद और नौबत खाना भी है। मोती मस्जिद हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह की दीवार के पास स्थित है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।